प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। चैप्टर वाइज देखेंगे सारे के सारे सॉल्यूशंस, ताकि आपका कोई भी एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छूटे और आपके 40 में से 40 स्कोर हो पाए। ध्यान से पहले सुन लेना, उसके बाद आगे बढ़ना। आपने जो अपने एमसीक्यू टर्म वन के लिए तैयार कर लिए हैं, जो बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया था, उसको पढ़ लिया होगा, अच्छे तरीके से तैयार कर लिया होगा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, इनको ज़रूर देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपकी एग्ज़ाम के लिए, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। सारे सॉल्यूशंस बताऊंगा। पहले हम रसायन विज्ञान देखेंगे, फिर जीव विज्ञान और आपका भौतिक विज्ञान, इन सबको लेके साथ चलेंगे। तो रसायन, भौतिक और आपका जीव विज्ञान, तीनों के जो है हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले। सबसे पहले रसायन विज्ञान का अगर पहला चैप्टर जो आपके सेलेक्ट में जो सब्जेक्ट में सेलेक्टेड किया गया है, यानी कि हम कोर्स के हिसाब से चलेंगे, 2022 में जो आपका कोर्स लागू हुआ है, तो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण चैप्टर के क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें जो है आपको यहाँ पे एक समीकरण दिखाई दे रही है, Fe2O3 प्लस 2Al, एल्यूमिनियम के साथ में फेरस ऑक्साइड को ट्रीट किया जा रहा है, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है और Fe जो है अलग हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, तो ये किस तरह की अभिक्रिया है, तो सिंपल सा दिख रहा है कि Fe जो है विस्थापित होकर के यहाँ पे अलग हो जा रहा है। तो इस टाइप की जब भी रिएक्शन मिले, चाहे वो कॉपर सल्फेट का हो, कॉपर में से सल्फेट जो है अलग हो जाएगा, तो ये सारी की सारी विस्थापन अभिक्रियाएं होती है, तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश में इसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नीचे दिए गए अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। सत्य और असत्य, ये कभी भी क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सारे वीडियोस को कंप्लीट देख लो, ताकि आपका जो है एग्जाम अच्छा हो पाए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है आपका पीबीओ है और इसको कार्बन से ट्रीट कराया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर पूछा क्या गया, ध्यान से रखिए, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर जो है पूछा क्या गया है, सीसा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा था। इसमें से ये सारे स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें से आपका आंसर सही कौन सा है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, यानी कि सीसा अपचयित हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उपचयित हो रहा है। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह की रिएक्शंस आपको देखने को मिल सकती हैं एग्जाम में। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस बताऊंगा, इनमें से आपको टर्म टू के भी एग्जाम में हेल्प मिलेगी यहीं से। तो ये वीडियो इस तरह से बनाया गया, ध्यान रखना है आपको। इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया आपसे, आपसे पूछा गया है कि ये जो फेरस है, एफी, हाँ, आपका ये आपका FeCl3 प्लस में 2H2O प्लस में Y है। तो यहाँ पे Y जो उत्पाद है, इस उत्पाद को आपको बताना है कि ये Y इसमें क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ये Y को बताना है। यहाँ पर जो है रिएक्शन कंप्लीट मिलेगी आपको। तो अब इस रिएक्शन के हिसाब से यहाँ Y क्या होना चाहिए आपको बताना है। तो यहाँ पे जो Y है वो आपका है SO2। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन आपको ध्यान से देख लेना। इसके बाद आते हैं चौथे क्वेश्चन पे, लो चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। आपको सभी को अच्छी तरह से पता है कि वहाँ पर जो है हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। तो आपका पहला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे रासायनिक समीकरण दिए गए हैं। ये रासायनिक समीकरणों को आपको देख करके जो है बताना है कि ये जो रासायनिक समीकरण है, इनका संतुलित फॉर्म क्या होगा। तो आपका एग्जाम में टर्म टू में भी पूछ सकता है ये, और टर्म वन में तो आपको इस तरह का रिएक्शन दे देगा। ये मान लो ये रिएक्शन दे दिया Na+O2 और Na2O। अब वहाँ पे चार ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि बताओ उनमें से चार ऑप्शन में से कौन सा संतुलित समीकरण है इसका। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आंसर दिया गया है, मैंने आपको आंसर दिया है। सभी के संतुलित समीकरण लिखेंगे। यहाँ पर 10 समीकरण आप देख रहे हैं, और 10 के 10 संतुलित समीकरण के यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रूप। ठीक है, तो ये सारे के सारे संतुलित है, सामने सामने लिखा है, यानी कि इसका संतुलित समीकरण ये है। इसी तरह से आपका इसका संतुलित यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये वाला। हर किसी के सामने 1 2 3 जो यहाँ पे सीरीज़ है, वही यहाँ पे सीरीज़ है, और ये संतुलित समीकरण है। तो इस तरह का संतुलित समीकरण बनाना होगा, और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है समीकरण है। इनको जरूर आप ध्यान से पढ़ लेना, आराम से नोट कर लेना। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, इसमें क्या पूछा गया है ये देख लीजिए। शांति से जो चीज़ बता रहा हूँ उसको ज़रूर नोट करें, बाकी आपकी मर्जी है कि आप कितना फास्ट जाते हैं। यहाँ पर जो है आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो रहा है। नेक्स्ट चैप्टर है अम्ल, क्षार क्षार एवं लवण। ठीक है, तो ये भी सेलेक्ट हुआ है आपके। तो क्षारीय विलयन में फिनोप्थलीन सूचक का रंग होता है, तो कैसा होता है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका लाल रंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका लाल हो जाएगा। इसके बाद में निम्न में प्रबल क्षार कौन सा है। इसमें प्रबल क्षार जो है आपका KOH है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल पूछा है, क्षार और अम्ल ध्यान रखना थोड़ा सा। तो यहाँ पे HCN जो है आपका हो जाएगा ये वाला। इसके बाद में नेक्स्ट है, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि। तो एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल क्यों है, ये आपको बताना है। तो इसके आयनन की मात्रा कम होती है इसलिए। तो यहाँ पर जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, H2S विलयन का पीएच मान आपको बताना है। तो H2S विलयन का पीएच मान जो है कभी कभी या तो पूछ सकता है अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना है। तो H2S जो है आपका अम्लीय होता है और इसका पीएच मान कितना होता है, ध्यान रखना ये दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा सा समझ के आपको बताना है। तो इसका हमेशा 7 से कम होता है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच संभवतः क्या होगा। तो जब भी लाल लिटमस को कोई नीला करेगा तो उसका पीएच जो है बहुत ज़्यादा होगा, 7 से बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि 10। ठीक है। इसके बाद में एक विलियन का पीएच मान 5 है, यह विलियन कैसा होगा, तो ये विलियन जो है अम्लीय होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, 10 की घात -6 MHCl विलियन का पीएच मान आपको बताना है। तो इसका पीएच मान जो है वो क्या होगा, तो यहाँ पे होगा 6। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की शक्ति 10⁻⁻2 जो है यहाँ पर n दिया है, इस विलियन का पीएच मान आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है इसका पीएच मान जो होगा वो 2 होगा। बड़े ध्यान से रखना, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको ऐसे बताऊंगा जिसको आपने पढ़ा नहीं है। एक विलियन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण जो है 1 गुणा 10⁻⁻7 मोल प्रति लीटर है, विलियन का पीएच मान कितना होगा, तो पीएच मान जो है इसका 7 होगा। इसके बाद में एक विलियन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण जो है 1 × 10⁻12 मोल प्रति लीटर है, इस विलियन का पीएच मान कितना होगा, तो इसका भी आपका 2 होगा। इसके बाद में आते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या पूछी गई है। तो इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन की 2 होती है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है कोई विलियन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, इस विलियन में क्या होगा, तो इसमें HCl होगा। ये ध्यान रखना, ये वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन से औषधि का उपयोग होता है, तो एंटासिड का उपयोग होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से अम्लीय लवण कौन सा है, तो अम्लीय लवण बताना है आपको, तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में है आपका पेयजल को जीवाणु रहित करने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इस तरह से फॉर्मूला देगा आपको, फॉर्मूले बहुत ध्यान से आपको याद रखने हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका CaO Cl2, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र आपको बताना है, तो NaHCO3 होता है, बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने अणु क्रिस्टलन जल के होते हैं, तो इसमें एक अणु जल का होता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा हो जाएगा, तो भूरा लाल हो जाएगा, ये ध्यान रखना आप। इसके बाद में बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो CO2 इसका आंसर हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है तो वो कैसा होता है, तो वो होता है अम्लीय। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एक विलियन पीएच मान 3, यानी कि एक विलियन का पीएच मान 3 है, तो विलियन ये कैसा है, तो आपका जो भी मान पीएच वैल्यू में कम होता है, मतलब पीएच में कम होगा, तो वो सब के सब अम्लीय होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में शुद्ध जल का पीएच वैल्यू या मान पूछेगा, तो ये न्यूट्रल होता है शुद्ध जल, तो आपका हो जाएगा 7। इसके बाद में नेक्स्ट जो है अम्लीय वर्षा के जल का संभवतः पीएच, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो संभवतः पीएच है जो 5 या 5 के आसपास रहता है, तो यहाँ पर जो है आपका 5.2 आ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो है एंटीमनी क्या है, तो एंटीमनी जो है उपधातु है, ध्यान रखना है आपको, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और आधारत्वर्धनीय प्रदर्शित करता है, आधारत्वर्धनीय क्या प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पे जो है इसमें से कौन सा है, वो तांबा है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर ही अभिक्रिया कर लेती है, अर्थात हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो वो कौन सी धातु है। या फिर ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है, तो यहाँ पे आ जाएगा सोडियम और कैल्शियम दोनों होती हैं, तो सोडियम भी दे सकता है ऑप्शन में या कैल्शियम भी दे सकता है, ध्यान रखना है आपको। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है, तो आपका सोडियम देता है, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद में निम्न में से कौन युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, यानी कि यहाँ पे कौन सा जो है जोड़ा जो है आपका विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा, तो AgNO3 जो है विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पर जो है आपका क्या आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो है AgNO के साथ में कॉपर धातु। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय विलय है, यह तत्व क्या हो सकता है, तो ये तत्व जो है कैल्शियम हो सकता है। बहुत सावधानी से क्वेश्चनों को पढ़ लेना। इसके बाद में खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्योंकि, तो आपको अच्छी तरह से पता है जो टिन की अपेक्षा जो जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, यानी कि जल्दी से वो अभिक्रिया कर लेगा, इसलिए टिन का लेप जो है
होता है। ठीक है, इसके बाद में आपका निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? तो यहाँ पे जो कॉपर है ये नहीं करता है। इसके बाद में निम्न में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? तो मैग्नीशियम करता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है, जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करता है? तो जस्ता से जो है आपका हाइड्रोजन निकलेगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और तत्व ए बी सी डी के मानक अपचयन विभव क्रमशः जो है यहाँ पर दिए गए 60 माइनस 3 पॉइंट सॉरी प्लस 0.6 0.35 1.5 और 2.71 वोल्ट है, ये दे रखा है आपका अपचयन विभव। सबसे अधिक क्रियाशील तत्व होगा, तो सबसे अधिक क्रियाशील तत्व होगा जिसकी माइनस में सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर जो है, यहाँ पर डी ऑप्शन जो है ना, ये वाला डी, ये इसका देखिए सबसे ज़्यादा माइनस में वैल्यू है ना, तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन आ जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद में नेक्स्ट है फफोलेदार तांबे में कॉपर की मात्रा, प्रतिशत मात्रा आपको बतानी है। फफोलेदार तांबा जो होता है इसमें 98% जो है कॉपर की मात्रा होती है। इसके बाद में है फफोलेदार कॉपर है तो क्या है, तो कॉपर जिसमें 2% केवल अशुद्धि होती है, जबकि 98% अगर वो कॉपर है तो उसमें कितनी परसेंट अशुद्धि है? 2%। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को घुमा सकता है, ये ध्यान रखना है, कॉपर जिसमें 2% की अशुद्धियाँ होती हैं। इसके बाद में है मैट में मुख्यतः होता है, तो मैट में क्या होता है, तो आपका CuS और आपका FeS होता है, तो यहाँ पर जो है आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र जो है आपको बताना है Cu2S होता है, तो ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में कापर पायराइट को वायु में गर्म करके सल्फर को दूर करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे जो हम इसको कहते हैं भर्जन। ठीक है, इसके बाद में परावर्तनी भट्टी का उपयोग होता है, तो किसके लिए होता है? निस्तापन के लिए होता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर जो है मिश्र धातु है, तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए, इसमें से मिश्र धातु कौन सा है ये आपको बताना है। तो कॉपर जो 95%, उसके बाद में इसमें आपका 4% ही रहेगा, और आपका पी रहेगा जो है ये 1%, तो ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। और पीतल जो है, पीतल क्या है, तो ये एक मिश्र धातु है, ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती? तो यहाँ पर जो है उसमें एजी नहीं होता, सिल्वर नहीं होता। उसके बाद में है आपका कांसे की प्रतिमाएं बनी होती है, तो कांसे की प्रतिमाएं जो है कॉपर टिन की बनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में अमलगम होते हैं, तो अमलगम क्या होते हैं? विषमांगी मिश्रण होते हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन ऐसे घुमा लेगा कि इसमें से कौन सा विषमांगी मिश्रण है, और दे देगा अमलगम, मिश्र धातु, ये वो, तो आपको ध्यान रखना है कि अमलगम जो है विषमांगी मिश्रण होता है। इसके बाद में निम्नलिखित युग्मकों में से कौन सा युग्मक प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया देता है? तो यहाँ पे जो है आपका बी ऑप्शन मैग्नीशियम क्लोराइड और का विलयन और एल्युमिनियम धातु जो है ये आपका क्या देता है? प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया देता है। ठीक है, इसके बाद है आपका नेक्स्ट, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र आपको बताना है, PbNO3 होता है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है निम्नलिखित में असंतृप्त यौगिक जो है आपको बताना है, तो कौन सा है? C2H4, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में है आपका असंतृप्त, बोला है संतृप्त होता तो सैचुरेटेड होता, असंतृप्त है तो अनसैचुरेटेड पूछ रहा है। और एल्केनो का सामान्य सूत्र क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो CnH2n+2, तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और निम्नलिखित में से एल्कीन है, एल्कीन कौन है? C2H4, तो यहाँ पे जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है, एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य जो है वो एथिलीन है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। और एथेन का आणविक सूत्र जो है C2H6 है, इसमें जो है कौन सा आबंध है आपको बताना है, तो यहाँ पे है 7 जो है सहसंयोजन आबंध है, तो बी ऑप्शन जो इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में है आपका निम्नलिखित में एल्काइन है, तो एल्काइन C3H4 है, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में है ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह है, तो ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह कौन सा है, तो वो आपका समूह जो है वो हो जाएगा आपका बी। ठीक है, डबल बॉन्ड के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो है, प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह आपको बताना है, तो CHO होता है इसमें। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, ये आपका जो अभी चैप्टर चल रहा है, ये ध्यान दें, मैं आपको बताना भूल गया था, ये चैप्टर जो असंतृप्त हाइड्रोजन वाला है, ये कार्बन और कार्बन उसके यौगिक। ठीक है, कार्बन और उसके यौगिक है, ये वाला चैप्टर चल रहा है। ठीक है, फिर रासायनिक अभिक्रिया का ये अंतिम चैप्टर है। इसके बाद में हम रसायन विज्ञान के बाद में मूव करेंगे जीव विज्ञान की तरफ। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
प्रोपेनान का बता दिया, ब्यूटेनान का। हाँ अब देखिए यहाँ पर जो है प्रोपेनॉन में क्रियात्मक समूह कौन सा है, तो CHO है, आपको बता दिया था। इसके बाद है आपका ब्यूटेनॉन चतुर्थ कार्बन यौगिक है, इसका प्रक्रियात्मक समूह जो है वो बताना है, तो वो है कीटोन। तो कभी कभी पूछ लेता है कीटोन कौन सा समूह है, तो आपको ध्यान रखना है प्रक्रियात्मक समूह है, ठीक है, ध्यान रखना है। ब्यूटेनॉन का जो है कार्बनिक यौगिक भी है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है निम्नलिखित में से किस यौगिक में एल्कोलीय समूह उपस्थित है, तो आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शंस में से सेलेक्ट करना है CH3 CH2OH, तो आपका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में है आपका निम्नलिखित में से किस यौगिक में कीटोन समूह है, तो यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन हैं, इसमें से कीटोन समूह आपको बताना है, तो आपका जो डी ऑप्शन देख रहे हो इसमें कीटोन समूह है। ध्यान रखना, इस फॉर्मूले को अच्छे तरीके से ध्यान रखना। इसके बाद में 12वां जो क्वेश्चन इसमें पूछेगा निम्नलिखित में सजातीय युग्मक है, तो सजातीय युग्मक के बारे में आपको बताना है, तो कौन सा सजातीय युग्मक है, तो आपका सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, CH3OH CH7OH, तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 7 ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, सॉरी सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर जो है एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार जो है ये बहुत बार बार पूछा जा रहा है इस टाइप के क्वेश्चन, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एथनोइक अम्ल जो है इसका IUPAC नेम है। और कभी कभी बोलता है एथनोइक अम्ल का जो दूसरा नाम क्या है, ये भी आपको बताना होगा, तो इस तरह से आप बता सकते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पूछा गया है फॉर्मेल्डिहाइड का आयुपेक नेम आपको बताना है, तो फॉर्मेल्डिहाइड को मेथेनल भी बोलते हैं, तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, मेथेनल। तो ये ध्यान रखना है, मेथेनल जो है इसका दूसरा नाम हो सकता है। इसके बाद में है आपका ये मेथेनल जो है इसका नाम हो सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। उसमें है एसिटिल्डिहाइड का आयुपेक नाम नेम क्या होता है, ध्यान रखना है, सारे आयुपेक नेम में से नेम आपको दिखाई देंगे, क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो एथेनल, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एथेनल। उसके बाद में है आपका एसीटोन का आयुपेक नेम क्या होता है, तो प्रोपेनॉन बोलते हैं एसीटोन को, ठीक है, बहुत सिंपलेस्ट आयुपेक नेम। और उसके बाद में है आपका CH3COCH3, इसका आयुपेक नेम क्या होगा, तो प्रोपेनॉन होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है, C2H6 का आयुपेक नेम जो है इथेन होता है, ध्यान रखना है सभी चीज़ों को। और एथिलीन क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के साथ क्रिया करके देता है, तो वो क्या देता है, एथिल अल्कोहल देता है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि एथिल अल्कोहल देता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया द्वारा इनमें से कौन सा जो है हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होता है, तो क्या आंसर हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा आपका जो है मीथेन उत्पन्न होता है, तो यहाँ पे जो है मीथेन आंसर आ जाएगा। इसके बाद में खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है, तो इसका मतलब है कि ईंधन पूरी तरह नहीं जल रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे पूछा गया है एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय H परमाणु हैं, यानी विस्थापनीय, तो यहाँ पर एसिटिक अम्ल में एक होता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है प्रोपेनॉल कौन सा है, इसमें से फॉर्मूला बताना है, तो C3H7OH जो है आपका प्रोपेनॉल है, तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में है प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, इनमें से कितने जो सहसंयोजी आबंध होते हैं, तो यहाँ पर जो है इसमें सहसंयोजी 10 सहसंयोजी आबंध होते हैं, तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 25वां क्वेश्चन है, इसमें दिए गए कार्बनिक यौगिकों में कीटोनिक प्रक्रियात्मक समूह जो है वो आपको बताना है कौन सा है, तो यहाँ पे जो है C3COCH3, तो आपका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आप उसको लिख। इसके बाद में प्रोपेन का रासायनिक सूत्र जो है आपको बताना है, C3H8 होता है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है, अब यहाँ पे हमारा चेंज हो चुका है, अब हम आ गए हैं जीव विज्ञान में, जैव प्रक्रम में, ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन पूछाएगा प्रकाश संश्लेषण में संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है, तो यहाँ पे जो है क्या आंसर हो जाएगा, तो वो होती है आपका जल से, ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है प्रकाश अभिक्रिया होती है तो हरित लौह के ग्रेना में होती है, कहाँ पे होती है, हरित लौह के ग्रेना में, तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में बनते हैं, क्या बनते हैं, एटीपी और NADP2H बनता है, तो यहाँ पे जो है आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखना, इस बार क्वेश्चंस को घुमाया जा सकता है, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में। इसके बाद में हरित लौह के स्टोमा में कौन सी क्रिया होती है, तो अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है, तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में है आपका पादपों में वायु
प्रदूषण कम करने की प्रक्रिया है, तो वो कौन सी प्रक्रिया है जो वायु प्रदूषण को कम करती है, तो वो है आपका प्रकाश संश्लेषण। इसके बाद में है आपका पायूरोवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया होती है, तो ये क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में है आपका स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आवश्यक होती हैं, हमने करा है इसको डिस्कस। इसके बाद में आहार नाल की सी के आकार की संरचना होती है, तो वो कौन सी होती है, तो हमारा जो आहार नाल का ग्रहणी होता है इसका सी स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट है, मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई होती है, तो यहाँ पे 25 से 30 सेंटीमीटर होती है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है, तो 3 जोड़ी होती है, तो यहाँ पे जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में है आपका क्रमी रूप परिकोशिका खालिस्तान का भाग है, तो ये बड़ी आंत का भाग है। ध्यान रखना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने नहीं पढ़ी है, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। इसके बाद में है आपका मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान बोर्ड में आ चुका है, यहाँ पे 20 होती है। मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चर्णवर्वक दांतों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें होती है 6 दांत, ठीक है। इसके बाद में है ग्रास नली द्वार पर लटकी हुई पत्ती के समान कार्टिलेजी रचना क्या कहलाती है, तो उसको एपिग्लोटिस बोलते हैं, तो ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये कभी कभी ऐसा पूछा जाएगा, एपिग्लोटिस कहाँ मिलती है या कहाँ पाई जाती है, तो ग्रास नली के अंदर पाई जाती है, ये ध्यान रखना है। यकृत स्त्रावित क्या करता है, तो पित्त रस करता है। इसके बाद में है आपका आहार नाल के पेशीय संकुचन को क्या कहते हैं, इसको क्रमाकुंचन कहते हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में जठर रस स्त्रावित होता है, तो आमस्य से होता है। इसके बाद में है आपका जो है एस्टी एपिन एंजाइम क्रिया करता है, तो ये किस पे करता है, ये वसा पे करता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका निम्न में से विटामिन का कौन सा जोड़ा जल में घुलनशील है, तो बी और सी जो है जल में घुलनशील है, तो ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद में है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का अच्छा स्रोत कौन सा है, तो सभी को पता है कि संतरे में पाया जाता है, और ज़्यादातर खट्टे पदार्थों में। और बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो बी1 के कमी से होता है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में है निम्नलिखित में से मनुष्य की लार में कौन सा पाया जाता है, तो टाइलिन पाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद में है आपका हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो किसमें निभाता है, श्वसन के द्वारा, क्योंकि ऑक्सीजन यही कैरी करता है। इसके बाद में है आपका ऊर्जा की मुद्रा जो है वो क्या है, एटीपी है, हम अच्छी तरह से जानते हैं। इसके बाद में है आपका ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है, तो कोशिका द्रव्य में होती है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में ग्लाइकोजेसिस क्रिया में बनता है, तो क्या बनता है, जेनेसिस क्रिया में, तो इसमें बनता है ग्लूकोज, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ग्लूकोज बनता है, ग्लाइकोजेनेसिस प्रक्रिया में ग्लूकोज बनता है, या ग्लूकोज किस प्रक्रिया में बनता है, तो ग्लाइकोजेनेसिस। उल्टा और सीधा दोनों तरह से क्वेश्चंस को याद रखना होगा। ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है, तो 2 एटीपी अणुओं का लाभ होता है। इसके बाद में मानव हृदय में कक्षों की संख्या आपको बतानी है, मछलियों में भी पूछ लेता है, तो यहाँ पे जो है मानव में 4 होती है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका आता है जीव विज्ञान का, जिसमें आपसे सेलेक्ट किया गया है जीव जनन कैसे करते हैं, ठीक है, जीव जनन कैसे करते हैं, इस चैप्टर को देखेंगे। तो यहाँ पर डीएनए के 2 तंतुओं को आपस में जोड़ते हैं, तो कौन जोड़ते हैं, हाइड्रोजन बंध, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, तो लैंगिक जनन द्वारा होती हैं, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में है आपका मुकुलन द्वारा अलिंगी जनन निम्नलिखित में से किस जंतु में होती है, तो आप आंसर आ जाएगा आपका हाइड्रा में होती है। इसके बाद में है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किस में होता है, तो ईस्ट में होता है। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प में कितने भाग होते हैं, तो आंसर आ जाएगा 4। इसके बाद में नेक्स्ट है, एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कहते हैं, तो उसको हम वर्तिका कहते हैं। उसके बाद में है आपका परागकोश में होते हैं, तो परागकण होते हैं, सभी को पता है। इसके बाद में है आपका परागकणों का परागकोश से वर्तिकार तक स्थानांतरण क्या कहलाता है, उसको हम परागण बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पराग नली में नर युग्म की संख्या कितनी होती है, तो ध्यान रखना इसमें 2 होती है। सारे क्वेश्चंस को बड़े तरीके से याद कर लेना। द्विनिषेचन विशेष लक्षण है या फिर द्विनिषेचन पाया जाता है, तो अव्रतबीजी पादप में पाया जाता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है एंजियोस्पर्म से में निषेचनों उपरांत बीज कवच बनता है, तो कहाँ बनता है, अध्यावरण में से, तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में है आपको पूछा गया है निषेचन के बाद, यहाँ पर जो है आपका ये मैंने बताया था पुष्प डीएनए वाला ये चैप्टर, ठीक है, यस, अभी दूसरा ही चैप्टर चल रहा है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अंडाशय,
उसके बाद में है निषेचन के दौरान परागण से निकलने वाली पराग नलिका सामान्यतः किसके द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है? तो आंसर आ जाएगा अंड द्वार द्वारा। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो शुक्रवाहिका, सभी को अच्छी तरह से पता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। परिवार नियोजन की स्थायी विधि है? तो यहाँ पे वेस्कोटॉमी है, तो यहाँ पे जो है आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में मुकुलन पाया जाता है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इसके हिसाब से हाइड्रा में पाया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका आनुवांशिकता एवं जैव विकास, तो यहाँ पर इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। आनुवांशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पौधे का उपयोग किया? सभी को पता है, मटर। उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण जो है वो कैसा होता है? झुर्रीदार बीज। तो यहाँ पे जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में एक द्विसंकर का दर्श प्रारूप जो है आपको बताना है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9331 होता है हमेशा, ठीक है। इसके बाद में है मटर के लंबे पौधों को क्रॉस बोने पौधों से कराने पर प्रथम पीढ़ी में लंबे मटर के पौधे प्राप्त होते हैं और द्वितीय पीढ़ी में प्राप्त पौधे कौन से होंगे? तो लंबे और बोने दोनों। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में है F2 पीढ़ी में 3 और 1 का अनुपात प्राप्त होता है, तो इसमें कौन सा क्रॉस है? तो एक संकर क्रॉस में। तो यहाँ पे जो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में है आपका पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था, तो मेंडल ने किया था, तो यहाँ पे जो मेंडल आंसर आ जाएगा। इसके बाद में है आपका गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं? तो डीएनए और प्रोटीन्स के बने होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद में है आपका मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोजोम की संख्या कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा 44। इसके बाद में नेक्स्ट जो है लक्षण जिनके जीन्स एक्स गुणसूत्र पर होते हैं क्या कहलाते हैं? वो लिंग सहलग्न कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में है जीवन की उत्पत्ति हुई तो सागर में हुई, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। इसका समजात अंगों का उदाहरण आपको बताना है, तो समजात अंगों के उदाहरण ये सारे के सारे हैं, इनको याद कर लो अच्छे तरीके से, उपरोक्त सभी हो जाएंगे। और विकास के दृष्टिकोण से मानव से सबसे निकटवर्ती क्या है? तो सबसे निकटवर्ती जो है वो बंदर है। इसके बाद में है पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है, तो एक्स वाई दोनों होते हैं, आपको सभी को पता है। मादा में एक्स एक्स होता है। और विकासीय दृष्टिकोण से हमारी सबसे अधिक समानता किससे है? तो हमारी सबसे अधिक जो समानता है वो चीन के विद्यार्थियों से बताई जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है? तो आर आर करता है, ठीक है। इसके बाद में है नेक्स्ट चैप्टर, आपका नेक्स्ट चैप्टर जो लिया गया है ऊर्जा के स्रोत। तो गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर ताप का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? तो जिस दिन बादल हो गए उस दिन नहीं कर सकते। और जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश ऊर्जा सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता? तो नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न नहीं होता, यह याद रखना है। और निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा जीव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। और जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत जो है वो कोयला है। और इसके बाद में निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? तो केवल जैव निम्नीकरण, तो जैव निम्नीकरण जो है आपका ये ए वाला ऑप्शन भी है, बी छोड़ दो क्योंकि इसमें प्लास्टिक है, फिर सी भी है आपका और डी भी है। तो कभी कभी ऑप्शन देगा तो ए बी सी डी सारे के सारे या फिर अथवा, तो ये ध्यान रखना कि इस तरह का जिसमें प्लास्टिक होगा जैव निम्नीकरण नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद आता है निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो ये क्वेश्चन आप जानते ही हो, घास, बकरी और मानव, बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में निम्न में से कौन पर्यावरण मैत्री अनुकूल व्यवहार कहलाते हैं? तो ये सारे के सारे आप पढ़ोगे तो ये सारे के सारे जो है आपके अच्छे व्यवहार है, तो यहाँ पे उपरोक्त तो सभी आ जाएगा। और अगला जो चैप्टर है आपका पर्यावरण के बाद में जो लिया गया है, तो निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो अब आ गए हम भौतिक विज्ञान पे। तो भौतिक विज्ञान में प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? प्रकाश, विद्युत चुंबकीय तरंग, ये सब में इसमें से कौन सा? तो प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग है, ये जो है सही नहीं है। तो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की पूछा है तो इसकी अनंत होती है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है, तो वो कितना होता है? एक होता है, ठीक है। इसके बाद में यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने तो किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने, तो वह दर्पण कैसा होगा? तो वो दर्पण हमारा अवतल दर्पण होता है, पास और दूरी से उसकी बिंब की जो है वो इन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ पर होगी? तो ध्रुव और फोकस के बीच में हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ध्यान रखना, कभी कभी ये पूछा जाएगा कि किसी वस्तु को कहाँ रखे, अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखे तो आभासी सीधा और ये बनता है।
तो वस्तु की स्थिति बतानी है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है। इसके बाद में है आपका, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो वस्तु की स्थिति जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपके दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच में। तो डी ऑप्शन जो इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में है आपका, किसी 10 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनेगा? तो आपका दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा। 10 सेमी की फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी, ठीक है, डबल हो गया ना, तो यहाँ पे दर्पण के वक्रता केंद्र पर, क्योंकि उसका डबल होता है, तो आपका आंसर आएगा डी। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? क्या बोल रहा है? वक्रता त्रिज्या यानी कि आर दी गई है, और आर जब आपका होता है तो एफ इजकल्स टू आर बाई टू होता है, तो कितना हो जाएगा? -10 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है तो माइनस में आ जाएगा, तो आपका -10 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, ध्यान रखना है। और किसी दृष्टि क्षेत्र सबसे किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होगा इसमें से, इस मिरर में से? तो उत्तल का जो है सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें उत्तल लेंस का नहीं, उत्तल दर्पण का, यहाँ पे सही करिए, उत्तल दर्पण का, ठीक है, लेंस का नहीं। दर्पण मिरर का और लेंस अलग चीज़ें हैं। इसके बाद में उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति जो है वो कैसी होती है? आभासी और सीधा होता है। इसके बाद में है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्राप्त होता है। संभवतः वो कौन सा दर्पण है? या तो वो समतल दर्पण होगा या फिर उत्तल दर्पण होगा, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके आगे है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। दर्पण की वक्रता त्रिज्या आधी हो जाएगी या डबल हो जाएगी फोकस दूरी? तो यहाँ पर देखते हो फोकस दूरी जो है आर बाई टू होता है, तो आपका कितना हो जाएगा? आर कितना हो जाएगा? 2f, तो 2f कितना हो जाएगा? 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आपका आता है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो है 12 सेंटीमीटर दर्पण के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या होगी। तो यहाँ पर जो है त्रिज्या पूछी गई है, ध्यान रखना। तो अभी आपको फोकस दूरी का मैंने फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला याद रखना है आपको फोकस दूरी का। तो 12 का हो जाएगा डबल, तो 24 सेंटीमीटर। इसके बाद में नेक्स्ट जो है, उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक और उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को रखना चाहिए, तो f और 2f के बीच में रखा जाएगा, ध्यान रखना। उत्तल लेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। इसके बाद में है आपका, कांच का अपवर्तांक अधिकतम होता है, तो किसमें होता है? पराबैंगनी रंग के लिए। और एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में अभिष्ट संबंध है, तो मैंने अभी अभी बताया था, r इजकल्स टू 2f होता है या f इजकल्स टू r बाई टू होता है। तो यहाँ पे f इजकल्स टू r बाई टू तो लिखा नहीं है, तो आपको देखना क्या है, 2f इजकल्स टू r लिखा हो, तो यहाँ पे जो r इजकल्स टू 2f लिखा हो, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। f यहीं रहेगा तो r बाई टू हो जाएगा, तो ये भी ध्यान रखना है। यदि आपतन कोण I और परावर्तन कोण R हो तो अपवर्तित किरण विचलित होगी, तो I माइनस आर हो जाएगा इसका आंसर। ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ये ध्यान रखना। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये स्नेल का नियम है, साइन आई अपॉन साइन आर, जो है स्नेल का नियम क्या बताता है? तो ये बताता है, ध्यान रखना, ये डी ऑप्शन। इसके बाद में 18वां क्वेश्चन है, यदि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण होगा, तो वो हमेशा जीरो होगा। उसके बाद में है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता? सभी को पता है, मिट्टी से लेंस नहीं बनती है। उसके बाद में, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की ही फोकस दूरियां जो है -15 सेंटीमीटर दर्पण तथा लेंस संभवतः किस प्रकार के होंगे? तो ये दोनों के दोनों कैसे होंगे? अवतल होंगे। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका, किसी शब्दकोश यानी डिक्शनरी को छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय हम कौन सा जो है लेंस प्रयोग करेंगे? तो आंसर क्या आ जाएगा? तो आंसर आ जाएगा 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 20 ऑप्शन जो है, बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया, किसी वस्तु तथा उसके प्रतिबिंब की लेंस के प्रकाशिक केंद्र से दूरी क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर वस्तु के प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात होगा, तो एक से कम होगा, ठीक है। किसी वस्तु का, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ो तब समझ में आएगा। तो यहाँ पे जो है आपका एक से कम होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद में, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? तो फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। तो यहाँ पर जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में है, उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f पर रखी जाए तब उसका प्रतिबिंब बनेगा, तो 2f पर बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आते हैं, 1 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता आपको बतानी है। तो 1 मीटर की, जो मीटर में दिया हुआ तो हमारा जो क्षमता होता है मीटर में ही होता है, अगर सेंटीमीटर में दिया हो तो ध्यान रखना उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना, +1 डायप्टर,
ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। अब ये 50 सेंटीमीटर है, मैंने अभी बताया कि ये मीटर में होती है, तो देखो ये 1 मीटर थी तो एक है, और 50 सेंटीमीटर यानी कि आपका आधा हो गया, तो यहाँ पे जो है आधा करोगे तो मीटर में कन्वर्ट करोगे इसको, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर +2 डायोप्टर, तो यहाँ पर जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में है एक उत्तल लेंस की क्षमता जो है 5D है, तो उसकी फोकस दूरी होगी तो 5D है, 5 डायोप्टर है। ध्यान रखना 1/5 आ गया ना, तो 100 आ गया, 100/5 कितना आ गया 20, तो यहाँ पे आपका ये आ गया सी ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद में है -10 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की दूरी कितनी होगी, तो -10 डायोप्टर है इसमें, तो इसमें 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो आंसर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आपका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए आवश्यक शर्त कौन सी है, तो प्रकाश का जो है पूर्ण, यह क्वेश्चन अभी अभी आया था आपका शायद यूपी बोर्ड में। ठीक है, मैंने सॉल्व करवाया था पेपर, तो उसमें तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए आवश्यक शर्त कौन सी है, तो प्रकाश की जो किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और किसी दर्पण से आप चाहें कितनी ही दूर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, तो वो कौन सा होगा, या तो समतल या तो उत्तल। इसके बाद में आपका एक लेंस की क्षमता +1 डायोप्टर है, तो फोकस दूरी जो हो जाएगी वो 100 सेंटीमीटर हो जाएगी। उसके बाद में है अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे रखना होगा, तो उसे हमें रखना होगा जो है डी ऑप्शन करेक्ट कर लीजिए, दर्पण के ध्रुव P और उसके फोकस दूरी F के बीच में। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव P के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रवृत्ति का होगा, तो आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, दर्पण के पीछे P एवं F के बीच में, आभासी और सीधा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना। इसके बाद में है आपका निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड है, तो कांच जिसका अपवर्तांक 1.5 है, तो उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, तो यहाँ पर जो है आपका 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड है, यहाँ पे जो है 1.5 है, हाफ कर रहा है, तो यहाँ पर जो हाफ कर रहा है तो किस हिसाब से 1.1.5 कर रहा है, तो यहाँ पर जो आंसर क्या आ जाएगा आपका, तो आंसर हो जाएगा इसका 2.0 मीटर/सेकेंड। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने के लिए विभिन्न दूरियों पर रखे वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का क्या कारण है, तो समंजन क्षमता है, तो यहाँ पे समंजन होता है। ठीक है, मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है बनता है, तो वो कहाँ बनता है, रेटिना पे बनता है। इसके बाद में स्वस्थ आंखों के लिए जो है दूर बिंदु होती है तो वो अनंत होती है। ठीक है, और निकटतम दूरी है जो 25 सेंटीमीटर होती है, ये ध्यान रखना। स्वस्थ आंखों के लिए जो है यहाँ पे पूछा गया, स्वस्थ आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होगी, तो ये हो जाएगी आपकी यहाँ पर, या तो फिर ये पूछ सकता है स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु, या पूछ सकता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम बिंदु, या पूछ सकता है एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दूरी। तो इस तरह से, इस चारों तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आंसर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, जो अभी अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। 25 से ज़्यादा पास होगी वस्तु तो नहीं देख पाओगे। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु स्थित होता है, तो कहाँ पर होता है, अनंत से कम दूरी पर होता है। ठीक है, इसके बाद में है आपका दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब जो है रेटिना के पीछे बनता है, ये ध्यान रखना है। और अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी, और ये भी ध्यान रखना है कि दूरदृष्टि दोष का निवारण कैसे करेंगे और निकट दृष्टि दोष का निवारण कौन से लेंस से करेंगे। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो पक्षमापी द्वारा किया जाता है। इसके बाद में प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो लाल रंग के लिए सबसे कम होता है। प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है, तो बैंगनी रंग का होता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को यह दोष दूर करने के लिए किस लेंस का, देखो मैंने बताया था, तो अवतल लेंस का। इसके बाद में है चंद्रमा से देखने पर आकाश नीला दिखाई देता है, आकाश कैसा दिखाई देता है, तो यहाँ पर जो है आंसर आ जाएगा काला, वहाँ पे वातावरण की एब्सेंस होता है। उसके बाद में है आपका विद्युत आवेश का मात्रक जो है कूलाम है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है, तो ये आवेश का मात्रक है। ठीक है, ध्यान रखना है, आवेश के दो मात्रक होते हैं, विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है, और एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है, तो आवेश का ही है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा कितनी होती है, तो 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होती है। इसके बाद में है विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक सभी को पता है, एम्पियर होता है। ओम किसका होता है, रेजिस्टेंस का होता है। ओम मीटर किसका होता है, रजिस्टिविटी का होता है।
ठीक है। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, तो ओम मीटर होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। तीनों चीजें मैंने बता दी, ध्यान रखना। किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है तो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, ये ध्यान रखना। इसके बाद में निम्न परिपथ में ए बी के बीच विभवांतर होगा। ए और बी के बीच विभवांतर 1 वोल्ट दिया है और यहाँ पे 2 वोल्ट दिया है, तो यहाँ पे जो विभवांतर पूछा गया है वो कितना हो जाएगा, तो 1 वोल्ट होता है इसमें। इसके बाद में है आपका नेक्स्ट जो है, इसमें पूछा गया है प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का अभी मैंने बताया ओम होता है, और प्रतिरोधकता का पूछता तो ओम मीटर होता, सी ऑप्शन करेक्ट होता। इसके बाद में 1 माइक्रो ओम का मान कितना होता है, माइक्रो ओम का मान होता है 10⁻⁻6। ओम के नियम का सूत्र जो है आपको ध्यान रखना है, V इक्वल्स टू आई इंटू आर होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। या कभी कभी पूछ लेगा रेजिस्टेंस का सूत्र क्या होगा, V अपॉन आई होता है। इसी फॉर्मूले से 3 सूत्र बनते हैं, इसको ध्यान रखना। और किसी तार की लंबाई उसकी प्राथमिक लंबाई की 3 गुनी कर दी जाए, करने पर उसका प्रतिरोध जो है कितना हो जाएगा, तो वो 3 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आंसर ध्यान रखना आपको, 3 गुना। बड़े ध्यान से पढ़ना, इस क्वेश्चन को 2-3 तरीके से पूछा जाएगा, आगे बताऊंगा इस क्वेश्चन के बारे में और भी। ताप बढ़ाने पर किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध जो है वो क्या हो जाएगा, तो ताप बढ़ाने पे जो है उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, जितना ताप बढ़ाएंगे उतना जो है प्रतिरोध बढ़ता जाएगा। प्रतिरोध मतलब वो चीज़ उतनी ही काम ज़्यादा करेगी, यानी कि रुकावट ज़्यादा पैदा करेगी। प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में समान होता है, क्या होता है, विभवांतर समान होता है। ध्यान रखना, क्या होता है, प्रतिरोधों का समांतर संयोजन में विभवांतर समान होता है। ओम प्रतिरोध वाले एन चालकों का तार समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध जो होगा 4 ओम का, ठीक है, 4 ओम लिखा है तो 4 ओम/n हो जाएगा। ये तो आपको पता है, ये समांतर क्रम की बात कर रहा है। R1 और R2 प्रतिरोधों को दो समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, इसका तुल्य प्रतिरोध जो आपको बताना है। R1 और R2 को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस में R2, तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इस टुकड़ों को फिर पार्श्वक्रम में संयोजित कर दिए देते हैं। यह संयोजन तुल्य प्रतिरोध R डैश है, तो R अपन में R डैश का अनुपात का मान आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए कितने टुकड़ों में, 5 बराबर टुकड़ों में बांटा है। 5 बराबर टुकड़े मतलब आपका हो गया 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, जोड़ोगे तो एक 1/25 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछ क्या रहा है, R अपन में R डैश, तो 1/25 का उल्टा हो जाएगा, तो 25 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में प्रत्येक घाट, यहाँ पे देखो R1 को इस तरह से आपका सभी का जो हिस्सा है R/5 है, तो इनको हम जोड़ लेते हैं, R1 R2 R2, तो यहाँ पे आ गया 5 5 5 5 5, सभी को काट दिया, सभी को जोड़ लिया, तो यहाँ पे आ गया देखो पहले ही मैंने बताया था आर डैश अपन में आर बताया था 1/25 आता है, यानी R/25 आता है। यहाँ पे निकाला है R/R डैश, तो यहाँ पे जो है उल्टा हो जाएगा, 5/R 5/R 5/R, 5 बार जोड़ लोगे 25/R। ये उल्टा करना है, यहाँ R डैश नीचे है, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है R जब इसको ऊपर ले जाओगे तो ये नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 25, ठीक है ना, यहाँ पे उल्टा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद में है आपका, यदि R प्रतिरोधों के दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए, तो एक आर प्रतिरोध को इसके श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, तो परिणामी प्रतिरोध जो है वो कितना होगा, तो वो हो जाएगा 3R/2। और संकलन परिपथ जो है आई का मान आपको बताना है। यहाँ पे इस तरह का परिपथ दिया है, इसमें 2 ओम है, कौन सा है, ये समांतर क्रम में है, और 2 वोल्ट की जो है बैटरी लगी हुई है, 2 वोल्ट का जो है आपको धारा बह रही है। तो V इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर V इक्वल्स टू IR में निकाल दोगे तो यहाँ पे 2 एम्पियर जो है इसका आंसर आ जाएगा। प्रैक्टिस कर लेना। और किलोवाट घंटा मात्रक किसका है, तो विद्युत ऊर्जा का है। इसके बाद में एक पावर स्टेशन का सामर्थ्य जो है 200 मेगावाट है, MW है। इसके द्वारा प्रतिदिन उत्पादन ऊर्जा कितनी होगी, 200 है, तो 200 मेगावाट है, तो 24 घंटे में 200 गुणा में 24, तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, तो 4800 मेगावाट प्रति घंटा, ठीक है ना। इसके बाद में एक विद्युत बल्ब 12 वोल्ट और 30 वाट लिखा है, 12 वोल्ट लिखा है और 30 वाट लिखा है, तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी, तो आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.5 एम्पियर। धारा निकालना है, इसमें वोल्ट दिया हुआ है, V इक्वल्स टू आपका जो है यहाँ पे वाट दिया हुआ है, तो रिलेशन से आपको निकाल दे 2.5 एम्पियर। एक बल्ब जो है 220 वोल्ट और 100 वाट अंकित है, इसके तंतु का प्रतिरोध जो है वो कितना होगा, 484 ओम होगा। थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है इन क्वेश्चंस को। और विद्युत धारा का इकाई मात्रक जो है आपको बताना है, या वैद्युत यूनिट बराबर होती है ये बताना है। तो किलोवाट घंटा, ये तीनों क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेना। 2 पॉइंट, और इसका आंसर जो हो जाएगा किलोवाट प्रति घंटा हो जाएगा। बिजली के घरेलू उपयोग के लिए मूल्य जो है 2.3 प्रति यूनिट है। यह यूनिट जो है क्या होता है, तो ये 2 पॉइंट प्रति यूनिट का मतलब होता है किलोवाट घंटा, ठीक है। इसका मतलब 1 किलोवाट घंटा में जूलों की संख्या होगी, तो 3.6 इंटू 10⁶ होती है। इसके बाद में एक अश्व शक्ति बराबर होता है 446 वाट के होता है। और एक चालक में 2 एम्पियर की धारा 10 वोल्ट पर 1 मिनट तक प्रवाहित की गई धार में व्यय हुई ऊर्जा
विद्युत ऊर्जा का मान जो है आपको बताना है, तो कितना होगा, 1200 जूल होगा, निकाल लेना, समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको कराया था। एक मेंस से R1 और R2 प्रतिरोध दो तार समांतर क्रम में जोड़ दिए जाते हैं, इनमें प्रवाहित धारा जो है I1 और I2 एवं प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा जो है H1 और H2 है। कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन घुमाता है, तो आपका जो है आंसर बताना है इसमें क्या होगा, तो H1 अपन में H2 उल्टा हो जाएगा R2 अपन में R1, बस ये ध्यान रखना आपको। इसके बाद में है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्युत हीटर की सामर्थ्य 0.5 किलोवाट है, इसे 20 मिनट तक उपयोग में लिया गया, तो उत्पन्न ऊष्मा का मान जो है आपको निकालना है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका मान है 6 × 10⁵। इसके बाद में है दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई और व्यास में समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात जो आपको बताना है, तो श्रेणी में 1 और उस जो आपका पार्श्व में 4 हो जाएगा, तो 1:4 हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, इसको यहाँ पे सॉल्व भी किया गया, आप इसको देख लीजिएगा, आराम से समझ लेना कि H1 अपन में मैंने जो बताया, तो यहाँ पे जो है आपका क्या होता है, V2 अपन में V² अपन में R1, V² अपन में R2 आपको दिया गया है वैल्यू, आप रखोगे, और रखने के बाद में तो इसको ऐसे सोल्व कर लोगे आप। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिजली के बल्ब में फिलामेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टंगस्टन का होता है। हीटर का तार बना होता है तो क्रोमियम का बना होता है, नाइक्रोम का बनाता है, सॉरी। और विद्युत सामर्थ्य पी का सूत्र जो है आपको बताना है, P=VI होता है, ये ध्यान रखना है। दो विद्युत बल्बों का सामर्थ्य जो है 60 वाट और 100 वाट है, दोनों 220 वोल्ट पर कार्य करते हैं, इनके प्रतिरोधों का अनुपात जो आपको निकालना है, तो ये हो जाएगा 5/3। एक बार निकाल के देख लेना, इस तरह के क्वेश्चंस आपको सेकंड टर्म में मदद करेंगे, इसलिए अभी भी आप इसको तैयार कर लेना। समान विद्युत शक्ति के तापदीप्त बल्ब एवं हीटर में किस में से सबसे अधिक प्रकाश होगा, तो बल्ब में सबसे ज़्यादा अधिक प्रकाश होगा। और निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता, तो IR² जो है निरूपित नहीं करता। इसके बाद में किसी विद्युत बल्ब का अनुमंतांक जो है 220 वोल्ट और 100 वाट है, तो यहाँ पर जब 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं, तो इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होगी। यहाँ पे 220 वोल्ट और 100 वाट है, तो यहाँ पर जो है आप सूत्र से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो आ जाएगा 25 वाट आ जाएगा। कैसे निकालना है, यहाँ पे देख सकते हैं, आपका P=V² अपन में R होता है, तो R यहाँ से निकाल लोगे, V² अपन में P हो जाएगा। आपको वैल्यूज दे रखी हैं, आप पुट करोगे V की वैल्यू और P की वैल्यू, तो आपके पास में 484 ओम आ जाएगा। तो आपकी दूसरी दशा में P1 मान लेंगे, ये पहली दशा में P, तो इस तरह से आपका जो है यहाँ पर V1² का वैल्यू रखोगे और यहाँ पे निकालोगे तो 25 वाट आ जाएगा। तो इस तरह का फॉर्मूला और क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान करना और अच्छी तरह से याद कर लेना। इसके बाद में है 200 वोल्ट अपॉन में 100 वाट बल्ब को यदि 100 वोल्ट पर प्रयोग किया जाता है, तो बल्ब की शक्ति कितनी होगी, तो 25 वाट हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित परिपथ में ए बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो निकाल के देख लेना, इसमें आ जाएगा 1 ओम। इसके बाद में नेक्स्ट जो है, विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है, तो वाट सेकंड होती है। थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज को, विद्युत ऊर्जा की इकाई वाट सेकंड। निम्नलिखित में कौन सा पद वैद्युत शक्ति को सही निरूपित करता है, तो VI को निरूपित करता है। और ओम के नियम के अनुसार विभवांतर और धारा के बीच में जो ग्राफ जो है वो कैसा होगा, तो एक सरल रेखा होती है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में है आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है। तो इस चैप्टर के केवल कुछ ही क्वेश्चन है, इनको देख लेते हैं। मेरे हिसाब से 10-12 क्वेश्चन होंगे। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो है सभी बिंदुओं पर समान होता है। एक गतिमान आवेश कण उत्पन्न करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों। उसके बाद में है, ये 12वीं का क्वेश्चन आया, इस बार 12वीं में आया ये क्वेश्चन। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मात्रक है, तो वो तीव्रता का मात्रक जो है न्यूटन एम्पियर मीटर, यानी कि ये भी हो सकता है और टेस्ला भी हो सकता है गुरुजी, तो ध्यान रखना दोनों में याद। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जो वेबर मीटर स्क्वायर, ये भी आपका 12वीं के फिजिक्स में आ चुका है। कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है, तो न्यूटन एम्पियर स्क्वायर जो है ये मात्रक नहीं होता विद्युत क्षेत्र का। बाकी यहाँ पर जो है आपको मात्रक मिलेंगे, कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं होता, तो बाकी सारे के सारे मात्रक हैं, ध्यान रखना। वेबर मीटर स्क्वायर, टेस्ला और गॉस, ये तीनों के तीनों क्या हैं, चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक हैं। ठीक है। इसके बाद में वेबर किस राशि का मात्रक है, अभी देखो वेबर किसका है, आपका चुंबकीय फ्लक्स का। इसके बाद में है नेक्स्ट आपका टेस्ला बराबर होता है, तो एक टेस्ला होता है 1 वेबर मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। और चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात की जाती है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कौन सा जो है बल की दिशा ज्ञात की जाती है, तो ये भी ध्यान रखना है, चुंबकीय क्षेत्र के गतिमान आवेश पर लगने वाले बल की दिशा। ठीक है। तो इस तरह से भी आपको याद रखना है, उल्टा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन
जो है वो v वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र b के लंबवत गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल जो है वो EV होगा। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद में किसी धारावाही चालक में बहने वाली धारा I तथा लंबाई L को लंबवत B तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए, उस पर लगने वाला जो है IBL हो जाएगा। इसके बाद में बी ए और फाई क्रमशः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्रफल और फ्लक्स को संकेत करते हैं। तो फाई बराबर होता है B × A, ये ध्यान रखना है। और उसके बाद में तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र पर घूर्णी गति कर रहा है, तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन आएगा? तो आधे परिभ्रमण के बाद में परिवर्तन आ जाएगा। और इसके बाद में है आपका चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण में एक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल अनुक्रमानुपाती होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। और विद्युत चुंबक धारा उत्पन्न करने की युक्ति जो है वो जनित्र कहलाती है। इसके बाद में है AC जनित्र और DC जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि जो है AC जनित्र में सर्पी वलय होते हैं, जबकि DC जनित्र में जो है द्विव परिपर्कत होते हैं। उसके बाद में डायनामो जो है उत्पन्न करता है विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, और डायनामो परिवर्तित करता है तो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इस तरह से हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपने क्वेश्चंस नहीं पढ़े थे वो हमने डिस्कस कर लिए। अब आराम से आप जो है अपने स्कोर को बढ़िया तरीके से ऊंचाई पे ले जा सकते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को शेयर कर दोगे और इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ में लाइक भी कर दोगे। चैनल में बने रहना, क्योंकि आपके लिए कभी भी इंपॉर्टेंट मटेरियल्स जो डाले जाते हैं उसकी सूचना आपको मिलती रहे। और अभी आप प्लेलिस्ट में जा करके देखोगे तो आपके सारे सेट्स मैंने हिंदी और इंग्लिश वर्जन में सॉल्व करवा रखे हैं, तो आप उनको हिंदी और इंग्लिश वर्जन में भी देख सकते हो, जो भी आप देखना चाहो। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।